हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि यह जो वीडियो है यह कक्षा 10th के भारत संसाधन एवं उपयोग यानी कुल मिला के अगर बात कहें तो ये ज्योग्राफी का किताब है और इसमें मैं इकाई 5 को कवर करने वाला हूँ। आपको बता दें कि यह जो टॉपिक है बिहार कृषि एवं वन होगा यहाँ पे, जो कि मिसिंग किताब के द्वारा किया गया है, वन संसाधन से है। ठीक है, तो दोस्त इसमें जितने भी फैक्ट बनते हैं उस सभी फैक्टों को इस वीडियो में मैं कवर करने का प्रयास करूंगा और इसके साथ ही इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है, मतलब यहाँ पे आप देख पाएंगे 26 क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्त चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए हुए। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि इससे पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन वीडियो को भी आसानी से देख पाएंगे। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है यानी खेती की जाती है। तो दोस्त आपको जैसा कि पता होगा कि ये बुक जो है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसके अकॉर्डिंग 60% आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्त अगर आप चाहते हैं नए डाटा के रूप में पढ़ें तो उसके लिए आपको प्यारा सा कमेंट करना पड़ेगा कि हमें नया डाटा के साथ कंप्रोमाइज़ करके पढ़ा दिए, तो मैं उसे कवर करा दूंगा। और दोस्त इस पे ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो कि आपके काम के हैं, आप ज़रूर इस चैनल को एक सपोर्ट दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, यानी यहाँ पे राज्य का मतलब हो गया बिहार राज्य की बात कर रहा है। तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लगभग 80%, जो कि अभी की वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो लगभग कुछ कम हो गए हैं, 75% के आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे इसका आंसर 80% हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो दोस्त आपको तो पता होगा कि पश्चिमी चंपारण में गन्ना होता है। इसके साथ साथ अगर हम बताएं दोस्त कि दरभंगा में भी गन्ना होता है, मुजफ्फरपुर में होता है, लेकिन रोहतास में गन्ना उत्पादक जिला नहीं माना जाता, वहाँ पे गन्ना नाम मात्र होती है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे कौन सी फसल होती है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिहार के जूट उत्पादन में, अब देखिएगा बिहार के जूट उत्पादन में क्या हुआ है, कमी हुआ है, वृद्धि हुआ है, गिरावट हुआ है, मतलब स्थिर हुआ है, इसमें क्या है। तो दोस्त अगर हम बिहार के अगर हम जूट उत्पादन की बात करें तो गिरावट हुई है पिछले वर्षों की अपेक्षा। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है, तो दोस्त आपको बता दें कि तंबाकू उत्पादक जो क्षेत्र है बिहार के, जो गंगा का क्षेत्र दियारा क्षेत्र है, ये तंबाकू उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जो कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ है। तो जो कोसी नदी घाटी का जो आरंभ माना जाता है 1954 को, यानी 1954 को माना जाता है। अगर दोस्त ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे साथ रिवीजन करना चाहते हैं पर डे 100 क्वेश्चन, तो इस चैनल को ज़रूर एक सपोर्ट दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमको इस टॉपिक पे 100 क्वेश्चन रिवीजन करा दीजिए, तो मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। तो दोस्त जैसा कि आपको पता होगा कि गंडक जो परियोजना है ये वाल्मीकि नगर से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर वाल्मीकि नगर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, बिहार में देखिएगा क्या कह रहा है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है रोहतास में की जाती है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें 9 नंबर, तो 9 नंबर प्रश्न में है बिहार में कुल कितने अनुसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो मेरे भाई अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे 63,674 यानी 6,374 किलोमीटर क्षेत्र पर वन का विस्तार फैला हुआ है। अगर दोस्त 10 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे मित्र, तो कुशेश्वर जो है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है।
तो कुशेश्वर जो स्थान है वह दरभंगा में पड़ता है मेरे मित्र, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कांवर झील कहाँ है, तो ये तो आपको पता है कि बेगूसराय में पड़ता है, ठीक है। और अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। तो दोस्त इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बेगूसराय संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, यानी चिड़ियाघर आप कहाँ जाते हैं, तो उसका आंसर वही हो जाएगा। इसका आंसर आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इसको हमने एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। चलिए उसे अब हम एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। अब आप क्वेश्चन को शुरू में देख लिए हैं और मैंने ऐसे टाइप किया हुआ है, तो वो क्वेश्चन ही सेम टू सेम है, ठीक है दोस्त। इस कंटेंट को बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मेरे प्यारे मित्र एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चलिए मेरे प्यारे मित्र अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमसे ज़रूर जुड़े। बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा का उल्लेख करें। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बिहार में जो धान की फसल होती है वह उसकी भौगोलिक दशा क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। वैसे तो धान की कृषि के लिए लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं मानी जाती है। 30 से 35 डिग्री तक भी हो जाती है। और वर्षा तो 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत जैसे 100 से 150 के बीच में भी अगर वर्षा होता है तो लगभग फसल हो जाती है, लेकिन उपयुक्त यही है। जल और मिट्टी का होना आवश्यक है और समतल भूमि हो जिसमें मिट्टी में पानी कुछ दिनों तक जमी रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो बिहार में दलहन के उत्पादन एवं वितरण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे मित्र, बिहार में अगर दलहन फसलों की बात करें तो जैसे कि चना, मसूर, खेसारी की दाल, मटर, मूंग, अरहर, उड़द, कुर्थी, ये सभी दालें प्रमुख रूप से मिलती है। इसके साथ साथ एक जानते हैं बकला की दाल भी मिलता है। और यहाँ पे जो है ना अरहर जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अरहर बोला जाता है, यानी रहर बोला जाता है। तो ये भी यहाँ पे प्रमुख रूप से मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट में अगर बात करें, दलहन उत्पादन में पटना जिला का स्थान सबसे आगे है, यानी पटना जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, जबकि औरंगाबाद और कैमूर दूसरे और तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा मेरे प्यारे मित्र। 15 नंबर में है बिहार की, देखिएगा, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस कथन की मतलब व्याख्या करना है कि कैसे कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। जैसे मान लीजिए आपका रीढ़ अगर नहीं रहेगा, रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी तो आप चल नहीं सकते हैं। तो उसी तरह से अगर कृषि नहीं रहेगा तो बिहार के लोग जो है भूखे मरने लगेंगे। देखिए मेरे प्यारे मित्र, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। जिस प्रकार से भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, देश है, उसी तरह से यह बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% आबादी कृषि पर डिपेंडेंट है, यानी निर्भर है। झारखंड के अलग हो जाने के बाद, अब दोस्त आपको जैसे कि पता होगा कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया था, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। तो यहाँ पे झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार के लोगों के लिए कृषि का महत्व अधिक बढ़ गया। जैसे कि आपको पता होगा कि जितना भी खनिज उत्पादक क्षेत्र थे वो सारे झारखंड में चले गए और बच गए जो भूमि उसमें कृषि कार्य होती है। कृषि के अलावा यहाँ पे अन्य रोजगार के संसाधनों का अभाव है, अतः कृषि बिहार की रीढ़ एवं अर्थव्यवस्था का रीढ़ का आधार माना जाता है, यानी रीढ़ माना जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन के आंसर आप समझ पाए होंगे कि जो बिहार में कृषि के अलावा अभी कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। और 2025 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मतलब ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में
महिलाओं की भागीदारी जो है 41 दशमलव लगभग 7% महिला मतलब ये जो है कृषि कार्यरत हो गई है, मतलब भारतीय रोजगार में शामिल हो गई है। यानी 100 गो लोग में 41 गो महिला शामिल हो गई है, जिसमें ग्रामीण इलाका की ज़्यादा है। 2025 की डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्त मेरे भाई 16 नंबर क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्यों को लिखे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नदी घाटी यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत का मंदिर कहा था। तो यहाँ पे देखिएगा नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। बिजली उत्पादन करना, बाढ़ से राहत दिलाना, बाढ़ प्रदन को नियंत्रित करना, सिंचाई की सुविधा का विकास करना, पर्यटक स्थलों का विकास करना, मत्स्य पालन। अब दोस्त देखिए, इसे थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई ऐसे नदी जा रही है, इसके ऊपर हमने बांध बना दिया, तो सबसे पहले एक स्थान से जो लोग हैं यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं। दूसरी बात, इस नदी में अगर पानी का फ्लो ज़्यादा हो गया, यानी कि पानी का बहाव ज़्यादा अगर हो गया प्यारे मित्र, तो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, इसमें पानी का फ्लो ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे ये जो बैराज बनाया गया है ये इसे कंट्रोल करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं प्यारे मित्र, इधर से नहर निकाल देंगे, इधर नहर निकाल देंगे, ठीक है, इधर नहर निकाल देंगे, जिससे हमको कृषि कार्य हो सकेगा। और इसके साथ साथ यहाँ के जो क्षेत्र होंगे प्यारे मित्र, इस क्षेत्र में हमारा पर्यटक स्थल केंद्र भी बनाया जा सकता है। और इस नहर को निकालने से मेरे प्यारे मित्र क्या होगा कि अगर बरसात के दिन में इसमें पानी की मात्रा अगर बढ़ जाती है प्यारे दोस्त, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पानी को कंट्रोल करने के लिए इस नहर में छोड़ सकते हैं, इस नहर में छोड़ सकते हैं, जिससे इधर बाढ़ आने से बचेगा। इस साइड में पानियाँ नहीं जाएगी, वो केवल और केवल इस साइड में पानी जाएगी। समझ पाए होंगे मेरे प्यारे मित्र। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके साथ वहाँ पे मत्स्य पालन और बिजली उत्पादन भी हो सकता है। 17 नंबर, बिहार के नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखें। तो बिहार की जो नहर उत्पादक की समस्या क्या है इसे जानिए। जल का असमान वितरण है, यानी कभी ज़्यादा जल, कभी कम जल, कभी बिल्कुल ही जल नहीं। पूंजी का अभाव है, बिहार में पूंजी कहीं से आ नहीं रहा है। और धरातल का स्वरूप, धरातल जो है कभी उबड़ा खबड़ा, एक समान धरातल भी नहीं है। ये सभी जो है इसके कारण बिहार में नहर का निर्माण नहीं हो पाता है। खर्चे ज़्यादा आते हैं, बिहार राज्य के पास उतना पैसा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, देख लेते हैं। बिहार के कितने भूभाग पर सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों? बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों? तो देखिए, बिहार के दक्षिण भाग में सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, यहाँ पे अधिक छूट गया है क्योंकि यहाँ नहरों का विकास तथा विकास उतना अधिक नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि बिहार के किस भाग में सिंचाई की व्यवस्था यानी आवश्यकता अधिक है। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आवश्यकता अधिक है क्योंकि नहरों की व्यवस्था जो है उतना अधिक अच्छी नहीं है, इसलिए ये 18 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर हम चलते हैं, आपका 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे मित्र, बिहार में वनों के अभाव के 4 कारण लिखना है। मतलब बिहार में वन क्यों कम होते जा रहे हैं। तो मेरे भाई पहला है विभाजन के बाद, यानी जब उड़ीसा तो 1936 में हुआ था, 1936 में उड़ीसा हो गया और 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो वहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि विभाजन के बाद मेरे प्यारे मित्र अधिकतर वनाच्छादित क्षेत्र झारखंड में चला गया और कृषि एवं निर्मित क्षेत्रों के विस्तार में कारणों वनों का भी विनाश होने लगा, ठीक है। थोड़े बहुत बच गए, उसका भी विनाश होने लगा। वनों के महत्व से संबंधित जागरूकता का अभाव है हमारे राज्य में, ठीक है। वनों की अंधाधुंध कटाई भी हो रही है, जिसके कारण बिहार में वनों का अभाव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
ये आसान सा क्वेश्चन था और उससे आसान तो ये संक्षेप में शुष्क पतझड़ वन की चर्चा करना है। तो देखिएगा यहाँ पे शुष्क होगा मेरे प्यारे मित्र, शुष्क लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बिहार पूर्वी मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भागों में इस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है। कैमूर और रोहतास जिला में इसका अधिक विस्तार पाया जाता है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष कौन से हो जाएंगे? तो बहेड़ा के बाद में पलास, महुआ, अमलतास के, और उसके बाद में शीशम, नीम, हरे, ये सभी पौधे यहाँ के शुष्क पतझड़ वन के रूप में पाए जाते हैं। शुष्क पतझड़ वन का मतलब कि वो ऐसे पौधे जो अपने पत्तियां गिरा दे उसे पतझड़ वन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, बिहार में ऐसे जिलों का नाम बताएं जहां वन विस्तार का प्रतिशत से भी कम है, यानी 1% से भी कम है। तो देखिएगा ऐसा जिला जो है सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा, ये सभी जिला में वन जो है बिल्कुल नाम मात्र के है और 1% से भी कम है। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसे छोटा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बिहार में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों की संख्या बताएं और 2 अभयारण्यों के बारे में चर्चा भी करना है। तो दोस्त यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ 14 अभयारण्य एवं एक इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है जो संजय गांधी जैविक उद्यान है। आपको बताना था ऊपर कमेंट बॉक्स में कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है, बेगूसराय जिला के अंतर्गत मझौला अनुमंडल में 2500 एकड़ पर फैला यह कांवर ताल झील पक्षी विहार है, जहां 300 प्रजातियों के पक्षियों का अध्ययन एक साथ संभव हो सकता है। दरभंगा जिला की अगर बात करें तो यहाँ पे कुशेश्वर स्थान वन जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दरभंगा में कुशेश्वर हो जाएगा और यहाँ पे कांवरताल झील बिहार का पहला ये जो है रामसर साइट में इसे दर्जा दिया गया था। ठीक है, रामसर साइट वैसे स्थान होता है जहाँ पे कई मतलब पक्षियों की, प्राणियों की रहने वाली जातियाँ पाई जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पे 100 से ऊपर जातियाँ अगर रह जाए तो वहाँ पे लगभग उसे रामसर साइट में दर्जा मिल जाता है, यानी उसे बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार की कृषि की समस्या पर विस्तार से चर्चा करें। तो देखिए मेरे प्यारे मित्र, बिहार की कृषि की समस्या क्या क्या है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ये तो आपको पता है। यहाँ पे 80% आबादी कृषि पर डिपेंडेंट है, यानी आश्रित है, निर्भर है। झारखंड के अलग हो जाने के बाद में, जो कि झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ था 15 नवंबर को, बिहार के लोगों के लिए कृषि का महत्व अधिक बढ़ गया है, परंतु यहाँ की कृषि की समस्याएं भी कुछ कम नहीं है। देखिए पहली कारण है कृषि का परंपरागत तरीके से होना, यानी बिहार में अभी भी लोग परंपरागत तरीका से ही कृषि करता है, इसमें कोई बदलाव नहीं करता है, जिसके वजह से उत्पादकता में कमी होती है, यानी नए प्रकार की बीज का इस्तेमाल नहीं करता है, वही बीज बार बार बोए जाएगा, जिससे उत्पादन की मात्रा में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है। दूसरी बात अगर कहें वहीं जैसे पंजाब राज्य की, हरियाणा की, तो यहाँ पे नए नए खुदाई वाले, जुताई वाले मशीनें आ गए हैं, बीज का प्रयोग होता है, हाइब्रिड बीज का प्रयोग होता है, जिसलिए वहाँ पे क्या होता है, अधिक मात्रा में उपज होती है। ये तो आप समझ गए। किसानों का अशिक्षित होना ये भी एक कारण है। उसके साथ में हमारे बिहार राज्य में जो भी खेतिहर किसान है, ये इसका आकार, खेतों का आकार छोटा है और उनके पास पूंजी का अभाव है। खेतों का दूर होना, खेत दूर होते हैं, सुविधाएं कम होती है, सिंचाई की समस्या होती है। यहाँ पे कृषि मानसून पर डिपेंडेंट है, यानी नहर यहाँ पे बहुत कम मात्रा में है। उन्नत बीज, उन्नत कृषि तकनीकों का अभाव है। इसके साथ साथ उन्नत व्यवस्था के अनुरूप कृषि कार्य नहीं होते हैं। इसके साथ साथ बिहार में समय पे
खाद वगैरह भी नहीं मिल पाते हैं। इसके साथ साथ लोगों को उचित मजदूरी भी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से मजदूरी लोग नहीं करने जाते हैं और बाहर भाग जाते हैं, यानी अदर स्टेट में चले जाते हैं। जनसंख्या का कृषि पर बढ़ता बोझ है, लोग अधिक से अधिक मात्रा में कृषि पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लोगों में एकता का अभाव भी देखने को मिलता है। तो ये सभी समस्या है, इस पर आधारित और भी आप समस्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 13 नंबर है, ये 23 नंबर हो गया भाई, मेरे मिस्टेक हो गया, वहीं मैं भी कंफ्यूज था। ये जो है 13 नहीं है, ये जो है 24 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। 23 हो गया, 24 नंबर क्वेश्चन होगा, इसे आप सुधार लेंगे और नीचे वाला जो क्वेश्चन होगा ये 24 नंबर हो जाएगा और ये 25 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 नंबर में है, बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। अरे मेरे प्रिय मित्र, ये जो पिछला क्वेश्चन है इसके बाद में 23 के बाद में 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं मेरे भाई। मिस्टेक हो गया हमसे ही, मैंने ऊपर इसको लगा दिया, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बिहार में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, किसी एक फसल के मुख्य उत्पादों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए दोस्त, वैसे तो बिहार में बहुत सारे फसल उगाई जाती है और यहाँ पे किसी एक फसल के बारे में बताना है तो हम उसी फसल के बारे में बताएंगे जिसके बारे में अधिक जानकारी हो, जो बिहार की प्रमुख फसल हो। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो मैं इसके लिए धान को चुनूंगा, आप भी धान को चुनेंगे, यानी कहने का मतलब है चावल या फिर गेहूं, क्योंकि ये बिहार की मुख्य खाद्य फसलें में से एक मानी जाती है। तो वैसे चलिए हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं। बिहार की प्रमुख फसलों में धान, गेहूं, मक्का, जौ, गन्ना, तंबाकू, मड़ुआ, ज्वार, दलहन, तिलहन इत्यादि फसलें होती है। इसके अलावा सब्जियां का भी उत्पादन बिहार अब कर रहा है, साथ ही फल फूल भी कर रहा है। बिहार फल में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन करता है, इस बात को आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए मेरे भाई, धान के बारे में अगर हम बताएं तो धान बिहार की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है। भदई, अगहनी तथा गर्मा धान भारत में बिहार राज्य में 3 प्रकार की ये धान उगाई जाती है। इसकी खेती राज्य के सभी भागों में की जाती है। उत्तर पूर्वी भागों में भदई धान की खेती की जाती है। भदई धान का मतलब है कि भादों में ये धान परंपरागत रूप से की जाती है। पहले क्या होता था ना दोस्त, कि प्राचीन मतलब आज से 20 साल 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय क्या था कि भूखमरी जैसी स्थितियाँ बिहार में पैदा हो जाती थी। लोग खुद ही खा करके, खुद ही मतलब जो आज जानवर खाते हैं वो लोग खा करके जीते थे। भूसी को ऐसे समझिए खा के जीते थे, किसी तरह से मार पी के जीते थे। मतलब चावल के जो हम पसा करके फेंक देते हैं ना, जो जानवर खा जाता है, आज के समय में नाली में लोग बहा देता है, वो लोग खा करके पहले जिए हैं। तो वो उस समय क्या होता था, यही भदईदार जो है लोगों को 1 से 2 माह तक ये जिलाता था। तुरंत लोग काटता था और उसे कूट कूट करके समय को काटने के लिए उसको खाता था। तब भादों के बाद में कुआर में 1 से 1.5 माह के बाद में धानें कटने लगती थी। ये स्थिति था पहले, अब तो बहुत सुधर गया है बिहार। तो दोस्त इसके बाद में अगर हम बात करें, भदई, अगहनी तथा गर्मा धान की 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इसकी खेती राज्य के सभी भागों में की जाती है। बात करें हम उत्तर पूर्वी भागों में भदई धान की खेती की जाती है, जबकि अगहनी धान की खेती पूरे राज्य में की जाती है। मतलब कि उसके बाद वाले 1 से 1.5 महीने के बाद में सारे धान कटने लगते हैं। धान की प्रमुख फसल की अगर हम बात करें तो जैसे सोना मंसूरी बिहार का सबसे प्रमुख धान है। पहले क्या होता था कि वो सजुग बावन जो भदई धान के रूप में आता है, और जाया हो गया, इसके बाद में वो अब्दुल हो गया, ये सभी धानें जो है प्रमुख धान के रूप में है। चलिए उसके बाद में बासमती भी बिहार में अच्छे तरीक़ा से बहुत ज़्यादा उगाया जाता था, ठीक है, आज भी उगाया जाता है।
ठीक है। बासमती वास्तव में महकने वाली चावल होती है। हमारे यहाँ उगाया जाता था, हम भी उगाते थे। ठीक है, मेरे पिताजी लगा देते थे 1-2 कट्ठा में बस। और वो धान जो था, जैसे कोई मेहमान वगैरह आ जाता था तो उस समय उसको बनाया जाता था, या फिर किसी फंक्शन में, या फिर मन कर दिया तो ऐसे खीर बनाया जाता था अक्सर। और वास्तव में आप जानते हैं कि उसमें एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो उसको लंबा लंबा कर देता है, और उसमें सुगंध अपनी आ जाती है उस प्रोटीन के वजह से। तो ये होती है बासमती चावल की खासियत। तो आप इसमें बासमती के बारे में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धान का सबसे अधिक उत्पादक पश्चिमी चंपारण, रोहतास औरंगाबाद में होता है। इसमें 3 जिलों में बिहार का 18% से अधिक धान का उत्पादन हो जाता है। पहले स्थान पर पश्चिमी चंपारण है, जबकि दूसरा रोहतास और तीसरा औरंगाबाद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से रोहतास जो है कितना 5.76% अव्वल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर बात करें तो अगर यहाँ पे 2006-07 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे 33 से 54 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती होती थी। लगभग 50 लाख टन धान का उत्पादन इतना भूमि पे हो जाता था। तो दोस्त इस प्रकार से ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन द एंड हुआ। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। मेरे प्यारे मित्र, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लग रही होगी, तो एक लाइक तो मेरे दोस्त बनता है। प्यारे मित्र, 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य नदी घाटी परियोजना का नाम बताना है। सोन अथवा कोसी परियोजना के महत्व के बारे में भी लिखना है। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है कौन कौन। तो बिहार में ये बताइए कि बिहार में कौन कौन सी नदी बहती है। तो आप कहिएगा सबसे पहले तो कोसी, क्योंकि कोसी को क्या कहा जाता है कि बिहार का सुख कहा जाता है। तो कोसी कहिएगा, गंडक कहिएगा, सोन कहिएगा, चंद्रभागा कहिएगा, या बागमती कह दीजिएगा। ये सभी नदियाँ का नाम रखिएगा। तो ये देखिए, सोन नदी घाटी परियोजना हो जाएगा, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, दुर्गावती नदी घाटी परियोजना हो जाएगा, जलाशय परियोजना। और उसके बाद में चंदन बहुआ परियोजना, बागमती और बनारस जलाशय परियोजना, ये सभी प्रमुख है। आपको और भी कुछ याद है तो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब एक एक करके बात तो करेंगे, लेकिन इसमें आपको केवल और केवल मतलब यहाँ पे बताना है कोसी नदी घाटी के बारे में। तो सोन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद में हम और भी नदियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सोन नदी घाटी परियोजना यह बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसका विकास अंग्रेजी सरकार के समय में 1874 में यानी 1974 ईस्वी में किस लिए किया जाता था। तो सिंचाई के लिए किया जाता था। किस लिए बाबू मेरे दोस्त, तो सिंचाई के लिए किया जाता था। ठीक है, आदत ना हो गया है बाबू कहने का, इसलिए। ठीक है मेरे भाई, आगे अगर हम बढ़ें तो इससे डेयरी के पास में पूरब एवं पश्चिमी की ओर नहरें निकाली गई है। इस परियोजना से पटना, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास इत्यादि जिलों में सिंचाई की जाती है। यानी कोसी नदी घाटी परियोजना से, सोन नदी घाटी परियोजना से। सोन नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिएगा, इसमें इस क्षेत्र में धान की खेती अधिक मात्रा में उपजती है। इसी कारण इस क्षेत्र को बिहार का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। यानी कि ये कौन सा हो गया, रोहतास वाले क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो है ये सोन नदी घाटी परियोजना के जो एरिया पड़ते हैं ना, उसे ही बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बिहार का चावल का कटोरा सोन नदी घाटी परियोजना को कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, कोसी नदी घाटी परियोजना के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कोसी नदी घाटी परियोजना नेपाल, बिहार और भारत सरकार के सामूहिक प्रयास का फल है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है नदी के बदलते मार्ग को रोकना, यानी कि किसी भी क्षेत्र में बाढ़ न लाए उसे कंट्रोल करने के लिए इस पे नहर निकाला गया है। ठीक है, इसमें कई सारी परियोजनाएं को बनाया गया है, और रुकना तथा उसके साथ ही उपजाऊ भूमि को बर्बाद न करे, इसको कंट्रोल करने के लिए
इसके साथ ये बाढ़ न लाए, क्षति न पहुंचाए, जल को सिंचाई का विकास करे, बिजली पैदा किया जा सके, नौकारोहण किया जा सके, पर्यावरण को संतुलन किया जा सके और मत्स्य पालन भी किया जा सके। यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना वहाँ पे लगाया जा सके, डैम बनाया जा सके इस नदी में। ऐसे अभी आपको पहले कुछ देर पहले बताए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस परियोजना को कई चरणों में पूरा किया गया है। पहले चरण में मार्ग परिवर्तन पर नियंत्रण किया गया है ताकि मार्ग न बदले, और बदले तो आगे कोई हानि न करे। बिहार नेपाल सीमा पर स्थित हनुमान नगर स्थान पर बैराज का निर्माण किया गया है जो बाढ़ को नियंत्रित करता है। तटबंध का निर्माण, पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी नहर एवं उसकी शाखाओं का निर्माण सम्मिलित है इसमें। अगर हम बात करें दोस्त कोसी की, तो कोसी बिहार का सुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी में अचानक से पानी बहुत मात्रा में आ जाती है, ठीक है, और बिहार में कई सारे क्षेत्र में बाढ़ का कहर टूट पड़ता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बिहार का सुख कोसी नदी को कहा जाता है। पूर्वी नहर तथा उसकी प्रमुख सहायक नहरों द्वारा 14 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई कोसी नदी घाटी परियोजना के तहत होती है। इसमें पूर्णिया, सहरसा, भोजपुर और अररिया जिला शामिल है। पश्चिमी नहर नेपाल एवं बिहार के मधुबनी, दरभंगा जिलों में सिंचाई की जाती है। यानी कि पश्चिमी नहर से इस स्थान पे मधुबनी, दरभंगा, बिहार के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। तो दोस्त इस क्वेश्चन के आंसर काफ़ी है, बहुत बड़ा भी सही नहीं है। तो आपका 25 नंबर हो गया, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 26 नंबर है। दोस्त एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अपना एक सपोर्ट ज़रूर दे, ये आप ही का परिवार है। आप अपने जैसा समझेंगे तो ज़रूर एक लाइक करेंगे। बिहार में वन्य जीवों के संरक्षण पर विस्तार से चर्चा करें। तो दोस्त आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति को अगर आपको संरक्षण देना है, चाहे वन्य जीव हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई जानवर ही क्यों नहीं हो, कोई भी जीव हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप ये बात को समझ गए हैं तो वन्य जीव के संरक्षण में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है दोस्त। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं, आप उस आधार पे लिख सकते हैं क्वेश्चन को। दोस्त आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना अगर चाहते हैं तो मेरे साथ लाइव क्लास में ज़रूर आएँ, और उसमें मैं क्वेश्चन को लिखवाता हूँ और एक टेलीग्राम के माध्यम से सारे क्वेश्चन को चेक भी कराता हूँ। बिहार में वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण के लिए आदिकाल से ही कई रीति रिवाजों का प्रचलन है। कई धार्मिक अनुष्ठान तो वृक्षों के नीचे ही किए जाते हैं, जैसे कि आम के नीचे, पीपल के नीचे, नीम के नीचे, तुलसी के पौधा के नीचे। कई ऐसे आंचलिक त्यौहार भी जो वृक्षों के नीचे ही किए जाते हैं। इस राज्य में परंपरागत रूप से वट, पीपल, आंवला, तुलसी के पौधा की पूजा की जाती है, यानी पूजनीय माना जाता है। हमारे यहाँ चोटी से लेकर के सांप जैसे विषैले जंतु को भी भोजन दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। जैसे नाग पंचमी के दिन नाग महाराज का पूजा किया जाता है, भले वो हमको मतलब मनुष्य को क्षति पहुँचाए, और इसकी पूजा की जाती है। पक्षियों को भी दाना दिया जाता है, दाना देना प्रचलन माना जाता है। साथ ही वन प्राणियों के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। यहाँ संजय गांधी जैविक उद्यान है, ये अन्य 14 अभयारण्य है, जैसे बेगूसराय जिला के अंतर्गत कांवर झील है, दरभंगा जिला के अंतर्गत कुशेश्वर झील है। इन सभी क्षेत्रों को क्या किया गया है, रामसर साइट में शामिल किया गया है, और यहाँ के जो भी जंतुएं हैं उन सभी जंतुओं को, मतलब जीव जंतुओं को, प्राणी को सुरक्षा प्रदान किया गया है। कोई भी उसका नुकसान नहीं करता है, अगर कोई नुकसान करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी कानूनी। तो दोस्तों वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण के लिए कई संस्थाएं भी कार्यरत है, जिसमें वो पर्यावरण एवं जल संसाधन विकास विभाग प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी कार्यरत है, जैसे कि प्रयास तरुमित्र और भागलपुर में मदार नेचर क्लब इत्यादि शामिल है। तो दोस्त यह वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चन सारे कैसे लगे आपको, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और मेरे प्यारे मित्र, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो
तो एक लाइक तो बनता है दोस्त। अब चलिए हमको इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं एक नए जुनून और नए ऊर्जा के साथ में किसी अन्य वीडियो के साथ में। और दोस्त आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को छोड़ने से पहले बस एक ही नाम लेते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।